26 मार्च 2003 के दिन गुजरात में हर दिन की तरह सूरज उगा। सुबह करीब 7:30 बजे भाजपा के कद्दावर नेता और गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या अपनी मारुति 800 कार लेकर एक पार्क में टहलने के लिए निकले। लेकिन कुछ देर बाद ही पूरे अहमदाबाद में एक खबर ने सनसनी फैला दी कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी नेता हरेन पांड्या की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। अहमदाबाद शहर में इस मौत को एक राजनीतिक हत्या की तरह देखा गया। इसके बाद एक नज़दीकी अस्पताल में हरेन पांड्या का शव ले जाया गया। जब वहां पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो हरेन पांड्या के पिता ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी हरेन पांड्या के शव पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो हरेन पांड्या के बूढ़े पिता ने कहा कि आप यहां से चले जाइए, हमें आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। भाजपा और आरएसएस से जुड़ा एक ब्राह्मण परिवार होते हुए भी हरेन पांड्या का परिवार नरेंद्र मोदी को ही उनकी हत्या का जिम्मेदार मानता रहा है। इसके कई कारण थे। चूंकि मोदी और हरेन पांड्या दोनों आरएसएस से आते थे और हरेन पांड्या पहले से ही गुजरात में गृह मंत्री थे, इसलिए वे आने वाले समय में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे। मोदी शुरू से ही उन्हें अपने एक प्रतिद्वंदी की तरह देखते थे। जब नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का सीएम बनाया गया तो सबसे पहले उन्होंने हरेन पांड्या के ही पर कुतरे और उन्हें गृह मंत्री पद से हटाकर राजस्व मंत्री बना दिया। चूंकि सीएम बनने से पहले मोदी की कोई लोकप्रियता नहीं थी और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सबसे पहले उन्हें किसी विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बनना था, इसलिए मोदी चाहते थे कि उन्हें अहमदाबाद की एलिस ब्रिज विधानसभा सीट मिल जाए और वो सीट थी जहां से भाजपा नेता हरेन पांड्या लगातार 3 बार से विधायक बनकर आ रहे थे। जब हरेन पांड्या ने मोदी को अपनी विधानसभा सीट देने से मना कर दिया तो वे मोदी की नज़रों में खटकने लगे। इसी बीच जब गुजरात में दंगे होने लगे, 3000 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई, जांच होने लगी कि इतने बड़े स्तर पर दंगे किसने कराए, तब एक खबर उड़ने लगी कि मोदी के एक मंत्री ने मोदी की एक सीक्रेट मीटिंग को लेकर एक जांच आयोग को बयान दिया है। हरेन पांड्या की जासूसी होने लगी इसके बाद, और खुफिया विभाग के एक आईपीएस अधिकारी की डायरी से पता चलता है कि ये जासूसी नरेंद्र मोदी के कहने पर हरेन पांड्या की जा रही थी। हरेन पांड्या को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया गया और दंगों के तुरंत बाद हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उन्हें टिकट भी नहीं दी। कुछ महीने बाद ही हरेन पांड्या की इसके बाद रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। इस हत्या को एक राजनीतिक हत्या की तरह देखा गया। बाद में कई साल बाद खुलासा हुआ कि सोहराबुद्दीन नाम के एक गैंगस्टर को हरेन पांड्या की हत्या करने की सुपारी दी थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह के प्रिय पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा ने दी थी। साल 2005 में सोहराबुद्दीन को भी गुजरात पुलिस ने एक फर्जी एनकाउंटर करके निपटा दिया और इसका आरोप भी ये लगा कि ये सोहराबुद्दीन को भी डीजी बंजारा ने ही निपटाया है। सोहराबुद्दीन ने जिस तुलसी प्रजापति को पैसे देकर हरेन पांड्या को मरवाया था, उस तुलसी प्रजापति को भी सोहराबुद्दीन के बाद अगले ही साल गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में निपटा दिया। और सबसे बड़ी बात कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति दोनों की हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे थे सीबीआई के जज लोया, और साल 2014 में इस मामले की सुनवाई के दौरान ही जज लोया की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये ऐसी कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ा जाए तो एक सीधी कड़ी बनती है जो साल 2002 से शुरू होकर साल 2014 तक जाती है। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम इस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि हु किल्ड हरेन पांड्या, हरेन पांड्या को किसने मारा। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। जिन रहस्यमयी परिस्थितियों में भाजपा नेता और गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या की हत्या की गई, वो अपने पीछे कई प्रश्न छोड़ जाती है। 26 मार्च 2003 की सुबह हरेन पांड्या अपनी मारुति कार लेकर हमेशा की तरह अहमदाबाद के लॉ गार्डन मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे। इधर उनकी पत्नी जागृति पांड्या अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, जिसका स्कूल सुबह के 7 बजे से शुरू होता था। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी हरेन पांड्या घर नहीं लौटे। उनकी पत्नी को चिंता होने लगी। तभी सुबह के 10 बजे करीब, यानी हरेन पांड्या के घर से निकलने के करीब 3 घंटे बाद हरेन पांड्या की सेक्रेटरी नीलेश भट्ट को एक कॉल आई। वे तुरंत भागकर लॉ गार्डन पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा तो लॉ गार्डन के पार्किंग एरिया में खड़ी हरेन पांड्या की कार में उनकी लाश पड़ी हुई है, जिसे कि गोलियों से भून दिया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई और पुलिस ने यादराम नाम के एक ठेला लगाने वाले को एकमात्र गवाह के रूप में पेश किया। यादराम का कहना है कि मैंने अपनी आंखों के सामने सब होता देखकर इतना घबरा गया कि 1 घंटे तक अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। इसके बाद मैंने अपने सेठ जी को फोन किया। गुजरात पुलिस के गवाह यादराम के अनुसार
दो अज्ञात गुंडों ने हरेन पांड्या को उनकी कार की खिड़की से बंदूकें मारी। हरेन पांड्या की मौत के समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और आडवाणी गृह मंत्री थे, जो नरेंद्र मोदी के एक तरह से राजनीतिक संरक्षक थे। माना जाता है कि गुजरात सरकार की जांच पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए सीबीआई की जांच बिठा दी गई। सीबीआई ने 6 महीने के भीतर ही अपनी जांच पूरी कर दी और ये जांच कुछ और नहीं थी बल्कि गुजरात पुलिस की ही थ्योरी को ही एक तरह से मान लिया गया था, जिसके अनुसार हरेन पांड्या की हत्या मुस्लिमों द्वारा गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए की गई थी। एक तरह से इस मामले को इस्लामी आतंकवाद से जोड़ दिया गया, लेकिन ये कहानी उतनी सरल नहीं जितनी ऊपर से दिखती है। ये तो गुजरात पुलिस का वर्जन था, बाकी वर्जन सामने आएंगे तो अपराधी अपराधी नहीं लगेंगे और नेता नेता नहीं लगेंगे। हरेन पांड्या की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। पहला सवाल ये कि अहमदाबाद शहर के बीच में स्थित लॉ गार्डन और लोकल एलिस ब्रिज थाने के बीच में महज 2.2 किलोमीटर की दूरी है और वहां आने में महज 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है। वैसे में ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस 3 घंटे तक या उसका एक भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर 3 घंटे तक नहीं पहुंचता है। दूसरा सवाल, अगर पांड्या को उनकी कार में ही गोली मारी गई थी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में कार में एक भी गोली का अंश क्यों नहीं मिला? उन्हें 5 गोलियां मारी गई, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भी गोली का निशान कार में नहीं मिले? तीसरा सवाल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है हरेन पांड्या को एक गोली उनके अंडकोश यानी नीचे से गोली मारी गई, जो उनके पेट को चीरते हुए सीने से होकर निकल गई। मारुति 800 जैसी एक छोटी सी गाड़ी की सीट पर बैठे 6 फुट के हट्टे कट्टे हरेन पांड्या को साइड वाली खिड़की से गोली मारी जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गोली नीचे से ऊपर की तरफ शरीर को चीरते हुए निकल जाएगी? चौथा सवाल कि चूंकि 5 गोलियों में से एक गोली उनके अंडकोश से होकर मारी गई थी, जहां पर कि शरीर की नसें केंद्रित होती हैं, अगर वहां कोई गोली लगती है तो पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता, पूरी गाड़ी खून से सन जाती। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कार में खून ही नहीं मिला? कम से कम गाड़ी की सीट तो खून से लथपथ मिलती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार गाड़ी की सिर्फ अगली सीट पर एक धब्बा मिलता है और एक चाबी के छल्ले पर धब्बे के अलावा पूरी गाड़ी में कहीं खून के निशान नहीं मिलते। पांचवा सवाल कि हरेन पांड्या की कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकलवाई गई? उन्होंने सुबह किसे कॉल की या उन्हें किसने कॉल की? ये कॉल्स डिटेल्स हरेन पांड्या की मौत का रहस्य खोलने में महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मौके पर ही उनका सैमसंग का फोन मिला था, लेकिन उसे नहीं जांचा गया। जब हरेन पांड्या की मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हज से उनका कॉल डाटा मांगा गया तो उसने साल 2003 के जनवरी और फरवरी महीने का डाटा तो दे दिया, लेकिन मार्च महीने का डाटा देने से इनकार कर दिया, जिसमें कि हरेन पांड्या की मौत हुई थी। और कंपनी ने कहा कि यह डाटा बहुत पुराना है, इसलिए डाटा उपलब्ध नहीं करा सकते। जबकि मार्च से पहले आने वाले जनवरी और फरवरी महीने का डाटा कंपनी ने खुद ही दिया था, जो कि मार्च से पुराने हैं। ये भी एक अजीब बात है। ये टेलीग्राफ और तहलका जैसी मैगजीन में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार शंकरसर ठाकुर ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हु किल्ड हरेन पांड्या में तथ्यों के साथ लिखी है। इन तथ्यों से यह बात का इशारा मिलता है कि हरेन पांड्या की हत्या लॉ गार्डन के पार्किंग स्थल पर नहीं बल्कि उनका अपहरण किया गया होगा और बाद में उनकी बॉडी को कार में रख दिया गया। अगर ऐसा है तो ये तथ्य गुजरात पुलिस के इकलौते गवाह यादराम के बयान पर प्रश्न खड़े करता है, जिनके अनुसार उनके सामने 2 लोगों ने कार की ओपन खिड़की से गोली मारकर हरेन पांड्या की हत्या की थी। घटना स्थल से मात्र 10 मिनट की दूरी होने के बावजूद पुलिस को पहुंचने में 3 घंटे लग गए। इसके पीछे के रहस्य को टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार किंगसुक नाग की ये बात भी और गहरा कर देती है, जिसे वे अपने ब्लॉग हु किल्ड हरेन पांड्या में बताते हैं कि उन्हें मालूम है कि कुछ पुलिस अधिकारियों को हरेन पांड्या की मौत की खबर सुबह 9 बजे ही पता चल गई थी, लेकिन वे सब इसे एक राजनीतिक हत्या मानकर चुप्पी मारे रहे और घटनास्थल पर नहीं गए। अब यह बड़ा सवाल उठता है कि अगर पुलिसकर्मियों को 9 बजे ही खबर लग गई थी तो 7-8 मिनट दूर पार्क पहुंचने में 10:30 तक का वक्त कैसे लग गया? इन तमाम सवालों से लगता है कि गुजरात पुलिस खुद भारी दबाव में थी या किसी के निर्देशों के अंतर्गत काम कर रही थी। जैसे कि शंकरसर ठाकुर ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लिखा है कि इस बीच एलिस ब्रिज पुलिस को कंट्रोल रूम से एक और फोन आता है
कि पता करो लॉ गार्डन्स में क्या हो रहा है, वहां कुछ हंगामा हो रहा है, कुछ अफवाहें चल रही हैं। इसके बाद एक और सब इंस्पेक्टर YA शेख रवाना होते हैं, लॉ गार्डन्स के आधे रास्ते तक पहुंच पाते हैं कि तभी कंट्रोल रूम से उनके पास एक और कॉल आता है कि परमल गार्डन्स जाना है, ना कि लॉ गार्डन्स। वे अपना रास्ता बदल लेते हैं और 10:50 पर उनके पास एक और कॉल आती है और उन्हें फिर से लॉ गार्डन्स जाने के लिए कहा जाता है। वे 10:54 पर वहां पहुंचते हैं और तब तक पांड्या को गोली मारे लगभग 3 घंटे से अधिक बीत चुके थे। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि वाई शेख के साथ ही सब इंस्पेक्टर नाइक, जो लॉ गार्डन्स के लिए शेख से पहले भी रवाना हुए थे, वे भी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे। तब वह आखिर कौन था जो उस समय लोकल पुलिस को आदेश दे रहा था, जो जगह महज 10 मिनट के फासले पर थी, वो पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग गया, वो भी एक नहीं 2-2 पुलिसकर्मियों को। इन तमाम महत्वपूर्ण कड़ियों को दरकिनार करते हुए सीबीआई ने हरीन पांड्या की हत्या के लिए हैदराबाद के एक 30 साल के नौजवान असगर अली को जिम्मेदार ठहराया। असगर अली अपराध की दुनिया से ही आता था और मुस्लिम भी था। गुजरात की मौजूदा परिस्थितियों में उसे ही हरीन पांड्या की हत्या के लिए दोषी ठहराना भी आसान था। सीबीआई ने इस मामले के लिए मुख्य साजिशकर्ता अहमदाबाद के ही एक मौलवी मुफ्ती सुफियान को माना और कहा कि इसने ही असगर अली को हरीन पांड्या की हत्या के लिए सुपारी दी थी। मतलब कि जिस केस की सुइयां भाजपा के ही बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही थीं, वहीं ऐसा मुस्लिम एंगल लाया गया कि उन्हें न केवल उस केस से मुक्ति मिल गई, बल्कि राजनीतिक लाभ भी मिल गया कि उन्हें और उनके नेताओं को इस्लामी चरमपंथियों से खतरा है, क्योंकि वे हिंदुओं का भला करना चाहते हैं। लेकिन जब हरीन पांड्या मामले को लेकर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुए तो सीबीआई के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे। सत्ता की सूली नाम की किताब के अनुसार जांच कर रही सीबीआई की थ्योरी में झोल होने के बावजूद जज सोनिया गोकनी ने साल 2007 में पोटा कानून के तहत 12 लोगों को दोषी करार दे दिया और सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन झूठ और फर्जी दस्तावेजों पर टिका ये मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं टिका। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस DH वाघेला और जस्टिस JC उपाध्याय ने सभी 12 दोषियों को रिहा कर दिया। हाईकोर्ट ने जांच करने वाले अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि मौजूदा केस के रिकॉर्ड से बिल्कुल साफ दिखने वाली चीज ये है कि श्री हरीन पांड्या की हत्या के केस की जांच पूरी तरह चकत्तियों से भरी हुई है और उसमें कहीं कहीं रोशनी दिखती है और ये बहुत कुछ किए जाने की मांग करती है, जिसे कि छोड़ दिया गया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों को अयोग्य तक कहते हुए कहा, जांच से जुड़े अधिकारियों को अपनी अयोग्यता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसके नतीजे के तौर पर इससे जुड़े कई लोगों को भीषण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सार्वजनिक संसाधनों का भारी पैमाने पर नुकसान हुआ और अदालतों का टाइम वेस्ट हुआ। दरअसल यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस जांच टीम के खिलाफ हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, उसकी अगुवाई किसी और ने नहीं बल्कि IPS YC मोदी ने की थी और इन्हीं भाई साहब को साल 2017 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मानित करते हुए देश की खुफिया एजेंसी NIA का हेड बना दिया। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से 2 सवाल मन में उठते हैं। एक ये कि अगर इन 12 लोगों ने हरीन पांड्या की हत्या नहीं की तो किसने की और क्यों की। दूसरा सवाल ये कि गुजरात पुलिस और भाजपा की ही सीबीआई किसे बचाने के लिए इतने महत्वपूर्ण सबूतों को इग्नोर कर रही थी और किसके कहने पर जांच को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा था। हरीन पांड्या की हत्या किसने की, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा एक गवाह ने किया। साल 2018 में सोहराबुद्दीन शेख गैंग के एक मेंबर मोहम्मद आजम खान ने मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में कहा कि सोहराबुद्दीन शेख, जिसे कि गुजरात पुलिस ने एक फर्जी एनकाउंटर करके मार गिराया था, उस सोहराबुद्दीन शेख ने मुझे बताया था कि उसे गुजरात के गृह मंत्री यानी कि हरीन पांड्या की हत्या करने के लिए DG बंजारा ने सुपारी दी थी। DG बंजारा वही जिन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सबसे खास अधिकारी माना जाता है। DG बंजारा को गुजरात में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता था। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास अधिकारी DG बंजारा ने किसके कहने पर हरीन पांड्या की हत्या की सुपारी दी होगी। खैर ये एक रहस्य है, लेकिन इस रहस्य को अगर कड़ियों से जोड़ें तो जवाब ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। जो बात सोहराबुद्दीन के दोस्त आजम खान ने कही, वही बात गुजरात साबरमती जेल के
एसपी रहे आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने भी कही थी। उन्होंने बताया था कि साबरमती जेल में असगर अली ने, जो कि हिरेन पांड्या की हत्या के आरोप में साबरमती जेल में कैद था, उसने बताया था कि सोहराबुद्दीन प्रजापति के गुर्गे तुलसीराम प्रजापति ने ही हिरेन पांड्या की हत्या की थी। संजय भट्ट के अनुसार असगर अली ने उन्हें बताया था कि सोहराबुद्दीन ने हिरेन पांड्या की हत्या के लिए सबसे पहले उसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस काम के लिए उसे अहमदाबाद भी लाया गया था और इसके बाद उसने हिरेन पांड्या की रेकी भी की थी, लेकिन लास्ट मौके पर वह पलट गया और हैदराबाद वापस लौट गया। इसके बाद उसे पता चला कि सोहराबुद्दीन के साथ ही तुलसीराम प्रजापति ने हिरेन पांड्या की हत्या कर दी है। साफ है, हिरेन पांड्या की मौत का आरोप दो महत्वपूर्ण गवाहों के माध्यम से सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति पर जाता है, लेकिन इन दोनों ही गैंगस्टर्स को, यानी कि सोहराबुद्दीन शेख को और तुलसीराम प्रजापति को, गुजरात पुलिस ने एक फर्जी कहानी बनाकर, एक फेक एनकाउंटर बनाकर निपटा दिया। आखिर गुजरात पुलिस को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति को किसे बचाने के लिए मार डाला गया? दरअसल इस सवाल की भी एक कड़ी है। जब साल 2003 में हिरेन पांड्या की मौत हुई, उस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार थी और सीबीआई गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में थी। लेकिन साल 2004 में केंद्र में सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। अब सीबीआई पर आडवाणी का नियंत्रण नहीं रह गया, वो कांग्रेस के हाथ में आ गई। इसे लेकर डीएनए वेबसाइट ने भी साल 2011 में एक खुलासा करते हुए खबर की थी कि सोहराबुद्दीन के माध्यम से हिरेन पांड्या को निपटाने वाले उसके राजनीतिक आकाओं को लगा कि अब ये केस दोबारा खुल सकता है, इसलिए सोहराबुद्दीन को ही समय से निपटाने का प्लान बना दिया गया और हुआ भी यही। और साल 2005 में ही सोहराबुद्दीन को आतंकी बताकर एनकाउंटर में मार डाला गया। अब कांग्रेस के वक्त सीबीआई ने सोहराबुद्दीन मामले की जांच की तो सीबीआई ने साल 2010 में अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि सोहराबुद्दीन कोई आतंकी नहीं था, बल्कि अमित शाह के ही फिरौती रैकेट का एक सदस्य था। अमित शाह एक फिरौती रैकेट चलाते थे और सोहराबुद्दीन उनके रैकेट के लिए जमीन पर काम करता था। बाद में अमित शाह ने ही डीजी बंजारा से सोहराबुद्दीन को निपटाने के लिए कह दिया। यहाँ अब हिरेन पांड्या की हत्या से जुड़े दो तारों को जोड़ा जा सकता है। एक, आजम खान के बयान को कि डीजी बंजारा ने सोहराबुद्दीन को हिरेन पांड्या की हत्या के लिए सुपारी दी थी। दूसरा तार कि डीजी बंजारा ने ही अमित शाह के कहने पर सोहराबुद्दीन को एक फर्जी एनकाउंटर करके निपटा दिया। ऐसा नहीं है कि इन दोनों तारों को सच मान लिया जाना चाहिए, इन दोनों कड़ियों पर भी शक किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी और घटनाएं हैं जो इन कड़ियों को गलत साबित करने के बजाय सही साबित करती हुई मालूम पड़ती हैं। दरअसल हिरेन पांड्या की हत्या के आरोपी सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने से पहले उसका अपहरण किया गया था। 22 नवंबर 2005 के दिन हैदराबाद के जहीराबाद के पास एक लग्जरी बस के सामने एक क्वालिस कार आके रुकती है। सीबीआई की चार्जशीट की माने तो गुजरात पुलिस के द्वारा इस बस में से सोहराबुद्दीन और सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर भी और तुलसीराम प्रजापति को उतार लिया गया था और गुजरात के लिए ले जाया जाने लगा। रास्ते में तुलसीराम प्रजापति को उदयपुर में राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाता है। माना जाता है कि तुलसीराम प्रजापति ने ही गुजरात पुलिस को सोहराबुद्दीन का पता बताया था। पुलिस ने ही उससे कहा था कि वो तुलसीराम प्रजापति का कुछ नहीं होने देगी, इसलिए तुलसीराम प्रजापति को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया और सोहराबुद्दीन और उसकी गर्भवती पत्नी कौसर बी को सीधे अहमदाबाद में स्थित दिशा फार्म हाउस ले जाया गया। 23 से 25 नवंबर तक सोहराबुद्दीन को दिशा फार्म में ही रखा गया, लेकिन 25 नवंबर की रात सोहराबुद्दीन को दिशा फार्म से अरहम फार्म नामक जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और फिर इसी 25-26 नवंबर की रात सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद के विशाला सर्किल के पास सोहराबुद्दीन को गोलियां मारकर निपटा दिया जाता है। गुजरात पुलिस के जिन अधिकारियों ने मिलकर सोहराबुद्दीन को निपटाया, उन अधिकारियों के संपर्क में एक नेता 22 नवंबर यानी जिस दिन सोहराबुद्दीन को अगवा किया और 26 नवंबर यानी कि जिस दिन उसे निपटा दिया गया, इन 4 दिनों में वो शीर्ष नेता इन गुजरात के अधिकारियों से लगातार संपर्क में था। ये बातें तब बाहर आईं जब सीबीआई ने इन अधिकारियों की कॉल डिटेल्स निकाली। उस नेता का नाम था अमित शाह। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अमित शाह का नंबर जारी करते हुए बताया है कि इस नंबर पर लगातार इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की खबर ली जा रही थी। सोहराबुद्दीन को निपटाने के बाद गुजरात पुलिस ने सेम थ्योरी रची कि ये लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था जो नरेंद्र मोदी को मारने आया था।
हम राजस्थान पुलिस के साथ इसकी तलाश कर रहे थे और तभी ये हाईवे पर बाइक चलाते हुए देखा और हमने इसे रोकने की कोशिश की और इसने हम पर बंदूक चला दी। हमें भी सेल्फ डिफेंस में बंदूक चलानी पड़ी और सोहराबुद्दीन को एनकाउंटर में मार गिराना पड़ा। सोहराबुद्दीन को तो निपटा दिया गया, लेकिन उसके अपहरण के 2 गवाह थे। एक उसकी गर्भवती पत्नी कौसर बी, जो इस मामले से पूरी तरह अनजान थी, और एक उसका साथी तुलसीराम प्रजापति। कांग्रेस सरकार के वक्त सीबीआई ने जारी की अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि सोहराबुद्दीन की हत्या के बाद अमित शाह और मोदी के खास अधिकारी डीजी बंजारा और एसपी राजकुमार पांडियन ने सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी से मामला सुलटाने की कोशिश की। अपने पति की हत्या की खबर सुनने के बाद निर्दोष कौसर बी रो रो कर पागल हो गई। एकाएक उसकी हालत बिगड़ गई। उसे समझा बुझाकर कुछ पैसे देने के लिए ऑफर किया गया, लेकिन कौसर बी नहीं मानी। अंत में कौसर बी को भी मार दिया गया, लेकिन उसकी मौत से पहले ही उसे एक और त्रासदी देखनी पड़ी थी। सीबीआई के अनुसार गुजरात पुलिस के एसआई रविंद्र मकवाना ने बयान दिया कि उसने अजय परमार और संतराम शर्मा को आपस में बातचीत करते हुए सुना था कि जिस सब इंस्पेक्टर BR चौबे को दिशा फार्म में कौसर बी की देखभाल के लिए रखा गया था, उसी BR चौबे ने उसके साथ बलात्कार किया। कौसर बी के शव को ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड की जीप से इलोल गांव ले जाया गया। ये इलोल गांव किसी और का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के फेवरेट अधिकारी डीजी बंजारा का गांव था। इस जीप के ड्राइवर ने सीबीआई के आगे गवाही दी कि कौसर बी का अंतिम संस्कार इलोल गांव की धावड़ी नदी के किनारे किया गया। उसकी हड्डियों और राख को एक बैग में रखकर और उसके बचे हुए हिस्सों को बाद में नर्मदा नदी में फेंक दिया गया और इस तरह सोहराबुद्दीन के अपहरण की गवाह कौसर बी को भी निपटा दिया गया। सोहराबुद्दीन और कौसर बी दोनों की हत्याओं के सूत्रधार डीजी बंजारा, वही डीजी बंजारा जो अमित शाह के खास थे, वही डीजी बंजारा जिन्होंने इस सोहराबुद्दीन को हरेन पांड्या को निपटाने के लिए कथित तौर पर सुपारी दी थी। उन्होंने ही सीबीआई के अनुसार उन्हें निपटा दिया। कौसर बी की हत्या पर गुजरात सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में अंततः मानना पड़ा था कि हाँ, उसके शरीर को जला दिया गया था, मार दिया गया था। 1 मई 2007 की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तरुण चटर्जी की बेंच के सामने अंततः कबूल किया कि हाँ, कौसर बी की हत्या की गई थी और उसे जलाया गया था। सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी का ये रहस्य कभी बाहर नहीं आ पाता अगर उनके भाई रूबाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ना बताया होता कि जिस दिन सोहराबुद्दीन की हत्या हुई तब से ही उनकी भाभी कौसर बी भी गायब हैं। इसका मतलब इस एनकाउंटर की कहानी में ही झोल है और अदालत को इसकी जांच करवानी चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया, हरेन पांड्या की मौत के बाद सोहराबुद्दीन को गुजरात पुलिस ने आतंकी बताकर निपटा दिया और उसके अपहरण की गवाह कौसर बी को भी बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब भी एक गवाह बचा था जिसका नाम था तुलसीराम प्रजापति, जो हरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन और कौसर बी की मौत के रहस्यों को जानता था। इसी तुलसीराम प्रजापति द्वारा सोहराबुद्दीन ने हरेन पांड्या की हत्या की थी और यही तुलसीराम प्रजापति इस बात का गवाह था कि सोहराबुद्दीन कोई लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी नहीं था, बल्कि हरेन पांड्या की हत्या से जुड़ी हुई एक कठपुतली था, जिसे चलाने वाले असली हाथ गुजरात में सबसे शक्तिशाली लोग थे। हरेन पांड्या की मौत के मामले में राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए तुलसीराम प्रजापति का निपटाना जरूरी हो गया और हुआ भी यही। सोहराबुद्दीन की मौत के 1 साल के भीतर ही 28 दिसंबर 2006 की सुबह 5 बजे तुलसीराम प्रजापति की पुलिस कस्टडी में ही हत्या कर दी गई। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस एनकाउंटर में भी डीजी बंजारा की ही केंद्रीय भूमिका थी। इस केस में भी कहा गया कि तुलसीराम प्रजापति पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। जब पुलिस ने छानबीन की तो उसे समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग कर दी और पुलिस को सेल्फ डिफेंस में बंदूक चलानी पड़ी और तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर करना पड़ा। वही कहानी कि अपराधी कस्टडी से भाग रहा था और पुलिस को सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा। कमाल की बात है, राम राज्य में तुलसीराम के नाम में लगा राम भी तुलसीराम प्रजापति को बचा नहीं सका। अगर ये तुलसी प्रजापति कोई मुस्लिम होता तो इस कहानी में ये भी जोड़ दिया जाता कि ये लश्कर-ए-तैयबा का आदमी था जो हिंदू हृदय सम्राट को मारने आया था। और इस खबरों पर जनता की क्या प्रतिक्रियाएं रहती, ये आप भी सोच सकते हैं। दरअसल भारतीय आपराधिक मामलों में इस्लामी एंगल, मुस्लिम एंगल आलू की तरह है, जिसे किसी भी सब्जी में डालकर अच्छा स्वाद तैयार किया जा सकता है। उन दिनों गुजरात 2002 दंगों के कारण काफ़ी संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा था। गुजरात में कोई भी बड़ी घटना होती और उसका जिम्मा पाकिस्तान की ISI, लश्कर-ए-तैयबा,
दाऊद इब्राहिम और अंत में लोकल मुस्लिमों पर ही डाल दिया जाता। सिर्फ मुस्लिम नाम ही नहीं पकड़ा जाता बल्कि ऐसे मुस्लिम नाम को चुना जाता, ऐसे मुस्लिम नाम को पकड़ा जाता जिसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ी सी आपराधिक किस्म की रही होती, ताकि आसानी से आम जनता में ये विश्वास बनाया जा सके कि अमुक घटना या अमुक अपराध उसी ने किया होगा। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट सत्ताधारी पार्टी की 3 तरह से मदद करता था। एक तो ये कि इससे असली अपराधियों को बचाया जा सकता था, दूसरा इससे गुजरात में सांप्रदायिक आधार पर जनता को बांटने में मदद मिलती थी और अंततः इसका राजनीतिक लाभ मिलता था, वोट बढ़ती थी। तीसरा, इससे आम जनता में ये संदेश जाता था कि एनकाउंटरों के माध्यम से राज्य में कानून का शासन लाया जा रहा है और अपराधियों को निपटाया जा रहा है और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक शक्तिशाली नेता ही कर सकता है। गुजरात में मोदी के शासन के ऊपर किताब लिखने वाले रिटायर्ड IAS हर्ष मंदर अपनी किताब बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग मस्कियर एंड द मोदी ईयर्स इन गुजरात में लिखते हैं कि ये वो दौर था जब गुजरात में जगह जगह एनकाउंटर हुए। करीब 22 ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा निपटाया गया जिन पर मोदी की हत्या की साजिश रचने और आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया। बाद में जांच करने पर कईयों एनकाउंटर फर्जी निकले। दरअसल उन दिनों गुजरात में बहुत से मुस्लिमों का ये कहकर एनकाउंटर कर दिया गया कि ये आतंकी थे और मोदी की हत्या करने आए थे। नरेंद्र मोदी की जान को खतरा बताकर एनकाउंटर कर देने के कई फायदे थे। पहला, इससे ये संदेश जाता था कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा इसलिए है क्योंकि वे हिंदुओं के हित की सोचते हैं। इससे नरेंद्र मोदी के हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज बिल्ड होती थी। गुजरात में उन दिनों ऐसी बहुत सी खबरें आती थीं कि मोदी, RSS नेताओं और भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश रचने वालों को पकड़ लिया गया। अब जबकि मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री तक बनाए हैं, तब भी आपको हर साल ऐसी कोई ना कोई खबर मिल जाएगी जिसमें कि प्रचारित किया जाता है कि मोदी की जान को खतरा है। ये एक सोची समझी टेक्निक है जिससे हिंदू वोटों में संवेदनाएं पैदा की जाती हैं और हिंदू हृदय सम्राट की इमेज भी बिल्ड की जाती है। इसी टेक्निक पर चलते हुए हरीन पांड्या की हत्या को, जिसे कि उनका खुद का परिवार एक राजनीतिक हत्या के तौर पर देख रहा था और पत्रकार भी इस हत्या को एक राजनीतिक हत्या के तौर पर देख रहे थे, उस घटना को भी मुस्लिमों पर डाल दिया गया और उल्टा इसे भाजपा और मोदी के फेवर में कर दिया गया। ये थी हरीन पांड्या की मौत की कहानी। इससे पिछली वीडियो में सोहराबुद्दीन और अमित शाह के संबंधों के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी सोहराबुद्दीन का केस सुन रही जज लोया की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जज लोया की मौत के रहस्यों के ऊपर भी एक विस्तार से वीडियो बनाई है, उसे भी आप देख सकते हैं और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी वीडियो को देखकर आप हरीन पांड्या, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और आखिर में जज लोया की मौत के रहस्य को समझ जाएंगे। जज लोया से जुड़ी इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। आप सबने मुझे इतने धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। ये सीरीज उन ईमानदार जज लोया के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने पिता से कहा था, मैं तबादला ले लूँगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं गांव जाकर खेती कर लूँगा, लेकिन गलत फैसला नहीं सुनाऊंगा। ऐसे जजों को बचाए जाने की ज़रूरत है। अगर न्यायाधीश नहीं बचेंगे तो न्याय नहीं बचेगा। अगर न्याय नहीं बचेगा तो हमारे पास कहने का वो आखिरी कारण भी नहीं बचेगा जिसके आधार पर हम दावा कर पाएँ कि हम इंसान हैं और मोहब्बत में यकीन रखते हैं। तय आपको करना है कि सत्ता के लिए पिपासु हो चुके नेताओं को बचाना है या न्याय, शांति, प्यार, भाईचारा और मोहब्बत में यकीन रखने वाले छोटे छोटे आम इंसानों को।